वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं न्यू चैप्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कह देते हैं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स है न्यूटन के समय की, जो था 1642 से 1727 तक का समा। ये समा न्यूटन का समा था। यहाँ पर ही न्यूटोनियन मैकेनिक्स आई थी, माने सारी क्लासिकल फिजिक्स न्यूटोनियन मैकेनिक्स। हम पढ़ते हैं काइनेमैटिक्स, जिसमें हम मोशन हो रहा है उसके बारे स्टडी करते हैं। पर इसमें हम पढ़ेंगे डायनामिक मोशन को कराने वाली चीज डायनामिक्स होती है कि मोशन क्यों हो रहा है, किस कॉज और इफेक्ट से हो रहा है, उसको हम कहते हैं डायनामिक्स। हमें फोर्स के बारे में 9th क्लास में ही पढ़ा था। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। आपको पता होगा वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो इसकी SI यूनिट न्यूटन होती है। न्यूटन जिसे N से डिनोट करते हैं, न्यूटन। इसकी CGS यूनिट होती है डायन। हाँ जी, डायन होती है इसकी CGS यूनिट, इसकी डायन होती है। ये था फोर्स के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन। वैसे सारे चैप्टर में हम फोर्स के बारे में ही बात करने वाले हैं, इन ऑल चैप्टर। फोर्स को 2 तरीकों की फोर्स में जो है डिवाइड किया गया है। एक होती है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और एक होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्स तो वही होगी, नाम से पता लगता है, जो कॉन्टैक्ट में आकर होती है। नॉन कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्ट में आकर नहीं होती। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हमारी फ्रिक्शन फोर्स, जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, वो भी आ जाती है। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन F से डिनोट। टेंशन फोर्स, ये न्यू फोर्सेस आ गई हैं। टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन भी हम इसे कह देते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। और स्प्रिंग फोर्स। ये थी हमारी कॉन्टैक्ट फोर्सेस। हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, अभी तो हम इसके नाम ही जान रहे हैं। तो नॉन कॉन्टैक्ट में आ जाती है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेट के बीच होती है, मैग्नेटिक फोर्स। जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स है, इसको हम जानने वाले हैं 12th क्लास में। ये 11th के सिलेबस में नहीं होती। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए अलग से चैप्टर बना हुआ है, तो हम उसको इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हम ये सभी फोर्सेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में ज़्यादा डिस्कस होगी। हम एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का, क्योंकि ये यहाँ पर यूज़ होने वाली है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का हमें पता है, जो अर्थ है, ग्रेविटेशनल सॉरी, वो थोड़ी की गड़बड़ आ गई थी, तो अब फिक्स हो गया। तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो 2 बॉडीज़ के बीच होती है, तो हमें पता है। पर हमें ये बात नहीं करनी, हम इसकी और बात करने वाले हैं कि ये है अर्थ, और ये अर्थ का सेंटर। यहाँ पर कोई पड़ा है मास m, ओके। जो अर्थ का सेंटर है वो मास m को mg फोर्स से अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। mg फोर्स से अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। बाय द फोर्स ऑफ mg,
वेयर m इज द मास ऑफ बॉडी, g द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर हम कहीं पर इनकी 10 भी ले लेते हैं, 10। सो जो अर्थ है वो हर एक मास को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसका 1 kgf 9.8 न्यूटन है। हमने 9th क्लास में भी निकाला था, वो फॉर्मूले थे F फिजिकल टू जी एम आर स्क्वायर से 9.8 न्यूटन। सो सपोज करो ये कोई सरफेस है, ये अर्थ का है सेंटर। अगर कोई मास यहाँ पर पड़ा है तो अर्थ तो उसे अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी mg फोर्स से। mg फोर्स से लग रही है, पर वो हम इसको ऐसे सीधा भी डिनोट लगा सकते हैं। तो ये ऊपर नीचे क्यों नहीं जा रहा? तो इसका जो हम कॉज है कि ये नीचे क्यों नहीं जा रहा, जबकि अर्थ इसको नीचे से फोर्स लगाकर mg फोर्स से नीचे अट्रैक्ट कर रही है, तो नीचे क्यों नहीं जा रहा? तो इसका जो कारण है वो है, सो ये नीचे क्यों नहीं जा रही, तो इसका पिछला जो कारण है वो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सो नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन से डिनोट करते हैं। सो मैंने कहा जो अर्थ है वो mg फोर्स से नीचे अट्रैक्ट करती है। सॉरी। सो ये मास नीचे क्यों नहीं जा रहा, यहाँ पर स्टेशनरी क्यों खड़ा है? तो इसका जो कॉज है वो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स लग रही है, जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में आती हैं, सरफेस के कांटेक्ट में आती हैं, तो उस सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगती है, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। और ये mg को बैलेंस कर लेती है, और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल होगी। सो द फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब देखो यहाँ पर कोई मास है, यहाँ पर कोई सरफेस नहीं है, नो सरफेस। तो अर्थ इसे mg से नीचे अट्रैक्ट कर रहा है, तभी तो ये नीचे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कोई सरफेस ही नहीं है, यहाँ पर एयर है, ये एयर है। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगी, क्योंकि सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है। जब सरफेस के कांटेक्ट में होगा तभी परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो लगेगी। यहाँ पर तो कोई सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, तभी तो ये नीचे आ रहा है, अर्थ इसे mg से अट्रैक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होती, सपोज करो यहाँ पर कोई सरफेस आ जाता है, अभी mg से नीचे अट्रैक्ट कर रहा है, पर इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग जाएगी जो mg को बैलेंस कर लेगी, तभी तो ये नीचे नहीं जा रहा। अगर यहाँ पर कोई सरफेस ना हो, एयर हो, तभी तो ये बॉडी है जो ऊपर से नीचे आएगी, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं है, mg को बैलेंस करने वाली कोई फोर्स ही नहीं है, इसलिए वो नीचे आती है। तो ये था हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो कि परपेंडिकुलर लगती है, परपेंडिकुलर। तो इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कोई सर्कल है विद सेंटर। सो यहाँ पर कोई मास पड़ा है, यहाँ पर कोई मास पड़ा है, यहाँ पर कोई मास पड़ा है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ढूंढनी है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की सरफेस से परपेंडिकुलर, तो यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे रेडियस से देखना, ऐसे 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 रेडियस से ऐसे परपेंडिकुलर, यहाँ से ऐसे 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 रेडियस से ऐसे परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर एक बैकवर्ड फोर्स भी लगेगी, क्योंकि फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। द फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। तो यह था हमारा, ये थी हमारी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर रखती है। तो हम बात करने वाले हैं टेंशन फोर्स की। टेंशन फोर्स हमने कॉन्टैक्ट फोर्स इसमें लिखा था, टेंशन फोर्स टी से डिनोट कर रहे हैं, टेंशन फोर्स। सो ये कोई सरफेस है, जो कोई सीलिंग होगी, तो मैं नेक्स्ट इसे रेज कर देता हूँ। अब लिखते हैं, यहाँ पर कोई सीलिंग है, यहाँ पर कोई रस्सी बांध रखी है, स्ट्रिंग बोल लो, इसे मैं स्ट्रिंग कह दूंगा, स्ट्रिंग। इस पर कोई मास m है,
ओके, तो अभी मैंने कहा कि अर्थ mg फोर्स से इसे अट्रैक्ट करेगा, तो करेगा, mg फोर्स लगा देते हैं। तो अर्थ इसे mg फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये रस्सी टूटकर इस मास को नीचे क्यों नहीं जाने दे रही? वाई, तो ये मास नीचे क्यों नहीं जा रहा? तो इसका कारण है टेंशन फोर्स, जो कि इस रस्सी में है। जो टेंशन फोर्स होती है वो अवे फ्रॉम पॉइंट होती है। एक रस्सी में टेंशन फोर्स है, तभी तो वो mg को बैलेंस कर रहा है, नहीं तो मास नीचे चला जाएगा अगर नो टेंशन फोर्स होगी। टेंशन फोर्स ने mg को बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए मास यहाँ पर स्टेशनरी बैलेंस हो रहा है। अगर यहाँ पर कोई टेंशन फोर्स नहीं होती तो ये नीचे जाता। देखो यहाँ पर कोई मास ऐसी पड़ा है, mg से अट्रैक्ट होगा, नीचे जा रहा है। अगर यहाँ पर मैं उसे रस्सी से बांध दूँ तो यहाँ पर टेंशन फोर्स आएगी अवे फ्रॉम द पॉइंट, और वो mg को बैलेंस कर लेगी, इसलिए तो मास नीचे नहीं जा रहा। तो टेंशन फोर्स अपने क्वेश्चन कर लेते हैं। यही था हमारा टेंशन फोर्स। तो यहाँ पर कोई मास था m2 m2 m1 m2। सो एक रस्सी है, तो टेंशन निकालो। अब मैंने कहा अवे फ्रॉम द पॉइंट, अगर मैं इस मास से अवे देखूं तो ऐसे आएगा, इस मास से अवे देखूं तो ऐसे आएगा। अब रस्सी तो सेम है, एक ही रस्सी से बने हुए हैं, तो टेंशन भी सेम होगी। टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट, टेंशन फोर्स ने ही इनको स्टेशनरी रखा हुआ है, तो ये टेंशन फोर्स जो कि रस्सी में होती है। स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स होती है, उसके बारे में बात करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन लेता हूँ। ये कोई सीलिंग है, ऐसे कोई मास बंधा है, और ऐसे इधर कोई और कुछ होगा, उस पर मास बंधा है, मास है, तो इसकी टेंशन फोर्स निकाल लो। सो इस पर टेंशन फोर्स निकालने के लिए अवे फ्रॉम द पॉइंट, इस मास से इधर को अवे होगा, इधर टेंशन 1 और इधर होगा टेंशन 2, क्योंकि रस्सी चेंज हो गया, क्योंकि ये रस्सी अलग है और ये रस्सी अलग है, इसलिए मैं टेंशन 1 और टेंशन 2 कह रहा हूँ। नहीं, अगर ये रस्सी सेम होती तो यहाँ पर टेंशन 1 ही होता, क्योंकि रस्सी बदल गई है, स्ट्रिंग बदल गई है। ये स्ट्रिंग 2 है, ये स्ट्रिंग 1 है, तभी यहाँ पर टेंशन भी 1 और 2 में आया। सो इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन है। ये कोई बी पॉइंट है, तो हम नॉर्मल रिएक्शन ढूंढते हैं इस पर। नॉर्मल रिएक्शन, तो ये देखो, ये भी सरफेस से परपेंडिकुलर, यहाँ पर सरफेस से जब भी 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे तब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा। यहाँ पर कोई बी फोर्स है, तो यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, और इसके अपोजिट लगेगी एक नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स। सो ये थी हमारी टेंशन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स के बारे में भी हम जान लेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन पर अलग से चैप्टर बना हुआ है, जहाँ अलग से एक पॉइंट है, हम उसके बारे में, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में तब जानेंगे। स्प्रिंग फोर्स को हम आगे जानेंगे। अब हम बात करने वाले हैं फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम या FBD, फ्री बॉडी डायग्राम या FBD। सो FD बनाना। ओके, सपोज करो यहाँ पर कोई स्ट्रिंग से मास बंधा है M, यहाँ पर mg फोर्स होगा, टेंशन फोर्स होगी अवे फ्रॉम द पॉइंट। अब इसकी FBD बनानी है, कैसे बनाएंगे? सो FBD होता है फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसके बनाने में कुछ स्टेप्स हैं। जो बॉडी है उसको हम पॉइंट मास अजम्पशन करेंगे, पॉइंट मास की अजम्पशन करेंगे, क्योंकि वर्क एनर्जी एंड पावर के बाद हम पॉइंट मास की अजम्पशन नहीं करते। अभी हम FBD बनाने की तरफ उसे पॉइंट मास की अजम्पशन करेंगे। ओके, पॉइंट मास माने ऐसा पॉइंट मास, ऐसा पॉइंट मास की हम उसे अजम्पशन कर देंगे। ओके, तो सेकंड है all forces acting on the body are shown in FBD। बॉडी पर कितनी भी फोर्स लग रही हैं वो FBD में हमें शो करनी है। ऑल फोर्सेस FBD में हमें शो करनी है। हम इसको बनाना भी सिखाएंगे FBD में। सो
तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट आता है जो रेफरेंस फ्रेम है, ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर, जहाँ से ऑब्जर्वर किसी चीज़ को देख रहा है उसे हम रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। उस पर कोई भी फोर्स डिपेंड नहीं होनी, नंबर ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर, मीन्स वो ग्राउंड के फ्रेम में होना चाहिए, ग्राउंड के फ्रेम में। सो अगर कोई यहाँ पर सॉरी ये फिर से होगा, सॉरी 2 मिनट। ओके, तो यहाँ पर कोई अगर रेफरेंस फ्रेम में ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्टिंग देख रहा है तभी उसकी एफईडी बना देंगे, क्योंकि ऑब्जर्वर होना चाहिए। और नंबर ऑफ फोर्सेस ऑब्जर्वर पर डिपेंड करेंगी, क्योंकि ऑब्जर्वर में जितनी फोर्सेस देखी उतनी ही हम एफबीडी में बनाएंगे। और ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम में होना चाहिए, इनर्शियल फ्रेम में, एक्सेलरेटिंग फ्रेम में नहीं होना चाहिए। सो और जैसे हमने ये देखा था, यहाँ पर कोई मास एम है, अर्थ उसे एम जी से अट्रैक्ट कर रही है, उसे नॉर्मल रिएक्शन है परपेंडिकुलर, तो इसकी एफ बी डी बना दो। एफ बी डी कैसे बनाएंगे? पहले पॉइंट मास की अजम्पशन करेंगे, इसको पॉइंट मास कह दिया एम। ओके, और मैं सारी नंबर ऑफ फोर्सेस दिखानी है जो इस पर एक्ट कर रही हैं। एक तो इसके ऊपर को नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, नीचे को एम जी मर रही है, और नॉर्मल रिएक्शन एम जी को बैलेंस कर रखा है क्योंकि वो स्टेशनरी खड़ा है। ये रहा हमारा एफ बी डी बन गया। सो हमारा नेक्स्ट आ जाता है ये है कोई, यहाँ पर कोई रस्सी है, मास एम पड़ा है। अब इसकी एफ बी डी बनाऊँ, पहले फोर्सेस एक्टिंग देखते हैं। यहाँ पर कोई एम जी फोर्स लगेगी, यहाँ पर इसके अवे पॉइंट से टेंशन फोर्स, इसके अवे पॉइंट से टेंशन फोर्स, इसको पॉइंट मास मान लेता हूँ, पॉइंट मास मान लेता हूँ। ऊपर टेंशन फोर्स लग रही है, नीचे एम जी फोर्स लग रही है, बन गया इसका एफ बी डी, फ्री बॉडी डायग्राम। यही था हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट, फ्री बॉडी डायग्राम। और मैं कहूँ यहाँ पर कोई मास एम है, इधर फोर्स लगी एफ, नीचे एम जी लगेगी, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। अब इसकी एफ बी डी बनाओ, इसको पॉइंट मास की अजम्पशन कर लेता हूँ। इधर इसके फोर्स लग रही है, देखो ये फोर्स अगर मुझे दिखानी होती तो इधर लग रही है, पर इसको मैं आगे कर इधर दिखा दूंगा। ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, नीचे एम जी, तो ये बन गई हमारी एफ बी डी। तो ये था आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।